हेलो 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 बच्चों, आओ बच्चों। बढ़िया। नया चैप्टर चालू कर रहे हैं नहा धो के। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? कैपिटल स्ट्रक्चर। हाँ, बस पहले पहले दिन हर मतलब कितने चैप्टर हैं? कितने चैप्टर हैं? 20? 20 19? 20 है ना? 20वां भी होगा ना? ऑपरेशनल अप्रोच देखो तो 19 ही है। ठीक है, एक आध मिक्स कर दिया होगा। 19 चैप्टर तो 19 दिन नहाता हूँ 6 महीने, बस जिस जिस दिन नया चैप्टर शुरू करना होता है। और ज्यादा ज्यादा चलो एक एक दिन क्वेश्चन, 19 और 19 से एक बार जिस दिन टैक्स में क्वेश्चन बैंक शुरू कर रहा हूँ, बस उतने ही दिन। हाँ, एक आज ठीक है यार, रहने दो, अब जन्मदिन है। आज के दिन पैदा हुआ था धरती में, इतना बड़ा काम किया था उसने। ठीक है, इतना तो अपन उसको डिस्काउंट दे ही सकते हैं। चलिए, चैप्टर शुरू हो रहा है। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? कैपिटल स्ट्रक्चर। थोड़ा थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल मिक्स चैप्टर है, थोड़ा मतलब है इंटरेस्टिंग। अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तुम्हें मजा आएगी, ऐसा मुझे लगता है। मुझे तो मजा आती है, तुमको आएगी नहीं आएगी अभी समझ में आएगा थोड़े दिनों बाद। ठीक है क्या? चलिए, आपने थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सुन रखा होगा, बिजनेस स्टडीज में पढ़ रखा होगा, क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर? बताओ जरा। बोलो बोलो। अबे तुम लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं सुना क्या कभी? सुना तो है पर अब सुना ही है बस। हाँ, क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर बताओ ना। वेरी गुड। कितना डेट लेना है, कितना इक्विटी लेना है? मेरे को अगर बिजनेस में 100 लाख रुपए लगाने हैं, यानी 1 करोड़ अगर मुझे लगाने हैं, तो मुझे बिजनेस में अगर 1 करोड़ लगाने हैं यानी कि 100 लाख, तो कितना मैं डेट लूं और कितना मैं इक्विटी लूं, इस चीज का फैसला अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे इस चैप्टर को, तो इसमें आप प्रैक्टिकली सीख पाओगे कि कोई एक बिजनेस कब डेट लेना है, कब इक्विटी लेना है, ये प्रैक्टिकली कैसे डिसाइड करता है ना। और ये वन ऑफ द वेरी मतलब ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी बहुत चलता है। जब आप एक बिजनेस रन कर रहे होते हो, आपको पैसे की आवश्यकता है, तो आप क्या करो? अपने घर से पैसा उठाओ, डेट लो, क्या बेहतर है आपके बिजनेस के लिए, ये सारी चीजें समझ में आती है इस वाले चैप्टर से। ठीक है क्या? आप मुझे अभी अपन जेनरिक बात करते हैं। आप मुझे बताओ, अगर आपको 1 करोड़ का बिजनेस चालू करना है या कोई भी बिजनेस चालू करना है, तो कौन से फैक्टर्स होंगे जिसके बेसिस में देख के आप डिसाइड करोगे कि आपको डेट लेना है कि इक्विटी लेना है? क्या सोचोगे आप? बताओ मेरे को। हाँ, कंट्रोल देना है कि नहीं देना है कंपनी का। वेरी गुड। चीपर। अपन ने एक चीज तो बहुत डिस्कस करी रखी है पिछले चैप्टर में भी, और पूरे एफएम में हर चैप्टर में करेंगे डिस्कशन। क्या चीपर है, डेट या इक्विटी कंपनी के लिए? कंपनी के लिए क्या रिस्की है कंपनी के लिए बेटा? डेट इज मोर रिस्की। हाँ या ना बोलो? डेट इज मोर रिस्की और इक्विटी इज लेस रिस्की। अरे हाँ बोल यार। अच्छा, सस्ता क्या है कंपनी के लिए? व्हाट इज चीपर? डेट इज चीपर। हाँ या ना बोलो? एंड व्हाट इज इक्विटी इज एक्सपेंसिव, ये अपन बोल सकते हैं। हाँ या ना बोलो? अब इस चार्ट को देख के बताओ, आपको अगर कोई कंपनी स्टार्ट करनी है, कोई भी एक बिजनेस रन कर रहा है, तो वो कैसे डिसाइड करेगा कि उसको डेट लेना है कि इक्विटी लेनी है? फॉर एग्जाम्पल, उसका रन बिजनेस चल रहा है ऑलरेडी, अब उसको 50 लाख रुपए और चाहिए। अब ये 50 लाख रुपए जो एडिशनल उसको रेस करने हैं, वो काय से रेस करे, कौन से सोर्स से रेस करे? डेट से रेस करे या इक्विटी से रेस करे? और कैसे डिसाइड करे कि उसको डेट लेना है कि इक्विटी लेना है? क्या सोच के डिसाइड करे? कोई प्रैक्टिकल वन वर्ड या एक आंसर नहीं होगा, ये जेनरिक बात है ना। कि आपको किस लड़की से शादी करनी है, कैसे डिसाइड करोगे? ये हर कोई अपने अपने तरीके से डिसाइड करेगा। अंकुर की पसंद कोई और होगी। खैर, अंकुर को कोई पसंद करे वही बड़ी बात है ना। लेकिन ठीक है ना। अंकुर की कोई और पसंद होगी, भाई एरिन की अलग पसंद होगी, है ना। पल्लू की तो पसंद ही नहीं है, उसको नहीं है इंटरेस्ट लड़कियों में। ठीक है, तो सबका अपना अपना है बेटा। तो उसी प्रकार से एक कंपनी को भी कैसे रन करना है, सबका अपना अलग अलग तरीका होगा। तो आप बताओ बेटा, कैसे डिसाइड करोगे? कितना रिस्क? अगर रिस्क उठाना चाहती है, चलो मेरे को रिस्क से कोई डर नहीं लगता, तो मैं क्या लूंगा? है कि नहीं है? अच्छा, अगर मैं रिस्क लूंगा तो मुझे महंगा पड़ेगा कि सस्ता पड़ेगा? हाँ, अगर मैं रिस्क लेने तैयार हूं, अगर मैं रिस्क लेने तैयार हूं तो मैं क्या लूंगा? इक्विटी। क्या लूंगा? इक्विटी। सॉरी, अगर मैं रिस्क लेने तैयार हूं तो मैं क्या लूंगा? डेट। उल्टा बोल दिया। अगर मैं रिस्क लेने तैयार हूं तो मैं क्या लूंगा? डेट। हाँ ना बोलो? अब क्योंकि डेट लूंगा तो डेट मुझे क्या पड़ेगा? चीपर, है ना। अगर आप हाई रिस्क लोगे तो लो कॉस्ट लगेगी। अरे हाँ बोलना यार।
नहीं कि हाँ, अगर आप लो रिस्क लोगे, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं इंटरेस्ट नहीं देना चाहता, अगर आप लो रिस्क लोगे तो क्या लगेगी? हाई कॉस्ट लगेगी आपकी। अरे लो रिस्क लोगे तो हाई कॉस्ट लगेगी। हाँ या ना बोलो। आप लोग शार्क टैंक देखते हो? शार्क टैंक में देखना, कई बार कंपनीज को जब वो लोग आते हैं कि भैया हमको 1 करोड़ चाहिए 1% के लिए, तो वो लोग सामने जो शार्क्स बैठे होते हैं वो ऑफर करते हैं। क्या ऑफर करते हैं? कि आप एक काम करिए, 1 करोड़ तो मैं आपको नहीं दूंगा, मैं आपको 60 लाख इक्विटी दूंगा और 40 लाख रुपए डेट दूंगा 10% के इंटरेस्ट के हिसाब से। सुना है कि आपने कहीं ना कहीं शार्क टैंक में? हाँ या नहीं? अच्छा, बहुत सारे जो कंटेस्टेंट होते हैं वो क्या बोल देते हैं कि नहीं, हमको डेट वाला पोर्शन नहीं चाहिए, हमको इक्विटी वाला पोर्शन ही चाहिए। सुना है क्या आपने? अच्छा, और बहुत सारे कंटेस्टेंट बोलते हैं कि ठीक है, हम डेट वाले पोर्शन से ओके हैं, आप बस इक्विटी की वैल्यूएशन थोड़ी बेहतर कर दो, डेट आप हमको दे रहे हो, मतलब आप 60 लाख ही दो पर 1% की जगह ½ % हमसे ले लो। क्या बात समझ में आ रही है? 40 लाख के डेट के लिए हमको आवश्यकता नहीं है। कि ये सुना है आपने? एक एपिसोड था स्पेसिफिक जहां पे एक शार्क ने एक कंटेस्टेंट से बोला, क्या बोला? कि भैया आपको 1 करोड़ चाहिए, सब फिगर्स मैं अपने मन से बता रहा हूं, याद नहीं है, ठीक है। अगर आपको 1 करोड़ चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो आप 70 लाख रुपए इक्विटी ले लो और 30 लाख रुपए क्या ले लो? और 30 लाख रुपए क्या ले लो? डेट। तो इतने में दूसरा शार्क, दूसरा जो इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, उसने बोला कि यार वो तो डेट लेंगे ही नहीं, उनकी कंपनी का टर्नओवर इतना ज्यादा है, उनकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, ईबीआईटी इतना अच्छा है, उनको डेट लेने की आपसे आवश्यकता क्या है? डेट तो उनको मार्केट से भी मिल जाएगा। हाँ या ना बोलो। और वहीं पे दूसरा जो, समझ में आ रही बात क्या बता रहा हूं? और वहीं पे जो बेचना चाह रहा था, जो इन्वेस्ट करना चाह रहा था शायद, वो सामने से उनको क्या बोल रहे थे कि नहीं नहीं, आपको डेट जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आप तो आसानी से रीपे कर दोगे, आप काहे को अपनी इक्विटी इतनी ज्यादा डाइल्यूट कर रहे हो। ये मेरी बात समझ में आई क्या? इस पूरे डिस्कशन से तुम क्या कंक्लूजन निकालते हो कि वो कौन से फैक्टर्स, वो क्या समझाना चाह रहे थे? अगर आप एज एन कंपनी के ओनर होते तो वो क्या समझाना चाह रहे थे यहां पे, बताओ। मतलब एक जन ये बोल रहा था कि भैया आपके पास अगर प्रॉफिटेबल है, बोलो हाँ, आपके पास कैश की पोजीशन अच्छी है, आपका बिजनेस अच्छा खासा प्रॉफिटेबल है, आपका इबिट्टा अच्छा है, आपके पास ऑलरेडी कोई डेट नहीं है, आप कोई फिक्स इंस्टॉलमेंट बंधे हुए नहीं हो, तो लोन लो ना, इतना सेफ क्यों खेल रहे हो? क्या बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा डेट ले लो, इंटरेस्ट चुका देना, कम से कम तुम्हारी ओनरशिप कम डाइल्यूट होगी, तुम्हारी इक्विटी कम डाइल्यूट होगी, ज्यादा शेयर्स के मालिक कौन रहोगे? तुम ही रहोगे। हाँ या ना बोलो। तो अब अगर आप डेट की तरफ अगर आप डेट की तरफ जाते हो तो उसका एक फायदा होता है। क्या फायदा होता है? आपका कंट्रोल नहीं जाता, आपकी इक्विटी डाइल्यूट नहीं होती। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ। पॉइंट ये है कि डेट लेना है कि नहीं लेना है। अब वो तो फिर तुमने डेट लेने के लिए मान गए ना, अब तुम डेट लेने के लिए तैयार हो गया। अब मैं दुकान दुकान जाऊंगा कि भैया एसबीआई जाऊंगा, पंजाब नेशनल बैंक जाऊंगा, और अगर कोई प्राइवेट इन्वेस्टर है तो उसके पास जाऊंगा, कौन कितना % रेट दे रहा है। अभी हम ये नहीं बात कर रहे कि डेट कहां से लेना है, अभी हम बात क्या कर रहे हैं, डेट लेना है कि नहीं लेना है। क्या बात समझ में? अभी चर्चा वो चल रही है। डेट लेने के लिए मान गए, फिर तो मैं 10% दे रहा हूं, कोई 12% दे रहा है, सबके अपने अपने प्रोसेसिंग फीस होगी, सबकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, तो उस बेसिस में आदमी डिसाइड करेगा। बट यहां पॉइंट क्या है कि कितना डेट लेना है कि नहीं लेना है, और डेट लेना है तो कितना डेट लेना है और कितना डेट नहीं लेना है। हाँ या ना बोलो। तो कौन कौन से फैक्टर, अब मुझे यहां से बताओ कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस में डिसाइड होगा कैपिटल स्ट्रक्चर। कुछ बातें आपको, मेरे को 4-5 पॉइंट्स बताने, खुद से सोच के कौन कौन से पॉइंट्स होंगे बताओ। सबसे आपके 2 फैक्टर्स तो आपके सामने लिखे ही हुए हैं, कौन कौन से बताओ। पहला फैक्टर क्या होगा बेटा, है ना, भूत टाइप नहीं बैठा करो। पहला फैक्टर क्या होगा? रिस्क। दूसरा फैक्टर कॉस्ट। वेरी गुड, है ना। एक हो गया रिस्क, आप कितना रिस्क ले सकते हो, आपको कितना कॉस्ट उठा सकते हो। अगर हाई रिस्क चाहते हो, आपके लिए कॉस्ट प्रायोरिटी है तो सस्ता लो, रिस्क उठाओ। अगर आपके लिए अगर आपको रिस्क कम लेना है तो फिर महंगा लो, आप रिस्क कम लो और आप महंगा खरीदो, कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, रिस्क और कॉस्ट, और क्या फैक्टर हो सकता है बताओ। हाँ, कैश फ्लो पोजीशन नहीं, क्योंकि डेट में इंटरेस्ट देना कंपलसरी है, ठीक है, डेट में इंटरेस्ट देना कंपलसरी है, इक्विटी में इंटरेस्ट देना कंपलसरी नहीं है। और क्या, और क्या, और क्या, कंट्रोल डाइल्यूट करना है कि नहीं करना है। वेरी गुड पॉइंट किसी ने बोला, ठीक है। और क्या फैक्टर होंगे बताओ। रिटर्न कितना मिलेगा भाई, कितना आप जो बिजनेस, आप बताओ ना, डेट और इक्विटी लेके क्या करने वाले हो? बिजनेस। अच्छा, अब बिजनेस में इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, आना बोलो,
तो आपको जो इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन भी आप पूरी कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, मतलब वो कॉस्ट है ना, पता पड़ा 18% कॉस्ट लग रही है और बिजनेस का आरओआई 15% है, क्या बात समझ में आ रही है, तो वो कर लेना है कि नहीं लेना। खैर ये 4 फैक्टर्स होते हैं मेन, कौन कौन से बोलो? रिस्क, रिस्क, कॉस्ट और कैश फ्लो। ये देखो, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ये एक आपके पॉइंट है जो हमने थ्योरेटिकली डिस्कस कर लिया और ये आपके पॉइंट्स में भी आ गया होगा। पहला पॉइंट क्या है देखो, कैश फ्लो पोजीशन। पहला पॉइंट क्या है बेटा? कैश फ्लो पोजीशन, ठीक है। दूसरा भी एक ने बोला क्या? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप जो व्यापार करने वाले हो उसमें कितना आरओआई है, आपका आरओआई आपके क्या होना चाहिए, जो कॉस्ट लग रही है उससे ज्यादा होना चाहिए। भाई 12% पे इंटरेस्ट लेके 9% प्रॉफिट थोड़ी कमाऊंगा, तो मैं कब डेट लूंगा? जब मेरा आरओआई क्या है, मेरा कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा है। हाँ या ना बोलो? अच्छा, डेट का एक फायदा और है, टैक्स बेनिफिट। हमने बताया था ना कि इंटरेस्ट में क्या मिलता है? टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगर मैं नॉर्मल बिजनेस, कई लोग जबरदस्ती टैक्स बचाने के लिए लोन लेते हैं, आपने सुना होगा ये बात कि भाई मेरा व्यापार सही चल रहा है, मैं अपने जेब से ही पैसा लगा सकता हूं, पर अगर वही पैसा मैं डेट से लूंगा तो डेट में मुझे क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट, और उस इंटरेस्ट को मुझे प्रॉफिट में माइनस करने मिलेगा, मेरा टैक्स बचेगा। अरे हाँ बोला यार। तो टैक्स के साथ क्या आता है, डेट के साथ क्या आता है? टैक्स बेनिफिट। तो कौन कौन से फैक्टर हैं देखो, एक हो गया कॉस्ट ऑफ डेट, एक फैक्टर क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ डेट। एक फैक्टर क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये तो हमने कॉस्ट बोल ही दिया था, बोलो हाँ। एक हो जाएगा टैक्स रेट या टैक्स बेनिफिट। नहीं आया कि आया? अच्छा, ये पॉइंट क्या है? फ्लोटेशन कॉस्ट, किसकी कितनी है? भाई इक्विटी इशू करना महंगा काम है, ठीक है। नया इक्विटी पब्लिक से इशू करना, अपने आप में आईपीओ लेके आना हर किसी के लिए बहुत बड़ी लीगल पंचायत है, तो वो हर किसी के बस की बात नहीं है और महंगा काम भी है, तो वो भी देखना पड़ेगा। फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है? मुझे बताओ कितने पॉइंट्स आपने ऊपर ऊपर से पढ़ लिए, बताओ। पहला पॉइंट कैश फ्लो पोजीशन, दूसरा आरओआई, पहले हमने पढ़ा था कॉस्ट और रिस्क। क्या पढ़ा था? कॉस्ट और रिस्क। रिस्क लिखा नहीं, आप एग्जाम में लिख सकते हो, वैसे थ्योरी आती भी नहीं थी, ठीक है, समझ में। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? कॉस्ट, लेकिन कॉस्ट को अलग अलग बोल दो, एक क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, टैक्स रेट, 3 पॉइंट, और फ्लोटेशन कॉस्ट। कॉस्ट के 4 पॉइंट हो जाएंगे, कौन कौन से बताओ? कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फ्लोटेशन कॉस्ट, टैक्स रेट। क्या बात समझ में? ये 4 फैक्टर्स हो गए आपके, ठीक है। पांचवा फैक्टर क्या हो जाएगा बताओ बेटा? आरओआई। क्या हो जाएगा? आरओआई। एक क्या हो जाएगा? कैश फ्लो पोजीशन। क्या हो जाएगा? कैश फ्लो पोजीशन। एक पॉइंट लिख सकते हो रिस्क एपेटाइट। क्या लिख सकते हो? रिस्क एपेटाइट, कितना रिस्क लेने की आपके अंदर क्षमता है, वो पॉइंट यहां लिखा नहीं हुआ है, लेकिन है एक फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हाँ या ना बोलो? अच्छा, 2 पॉइंट लिखे हुए हैं यहां पे, एक है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेट सर्विस कवरेज रेशियो। ये आपने 12th क्लास में रेशियो चैप्टर में पढ़ा होगा। ये अभी आप कॉर्पोरेट अकाउंट्स में रेशियो चैप्टर पढ़ोगे, उसमें फिर से पढ़ोगे, लेकिन कुछ पढ़ा था तो बताओ क्या होता था ये? भैया हमने तो फॉर्मूला याद कर लिया था भैया। वेरी गुड। कोई मुझे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला बता दे तो एकदम हाँ हाँ दिल को ठंडक पड़ जाएगी कि वाह वाह वाह, मजा आ जाएगी। पढ़ा तो होगा सबने। इंटरेस्ट, नहीं 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 नहीं। हाँ, ईबीआईटी, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। इसका क्या फॉर्मूला होता था? ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। क्या होता था ये फॉर्मूला? कि आप इंटरेस्ट को कितना कवर कर पा रहे हो, आप अपने इंटरेस्ट को कितना कवर कर पा रहे हो। फॉर एग्जांपल मेरा 10,000 रुपए इंटरेस्ट है, मेरा 10,000 रुपए क्या है? इंटरेस्ट है, और मेरा ईबीआईटी क्या होता है? ईबीआईटी का फुल फॉर्म कितना है? 50,000। कितना है? 50,000। तो मेरा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना हो गया? मेरा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना हो गया? 5 टाइम्स, यानी जितना ब्याज चुकाना है उसका 5 गुना मैं कमा रहा हूं। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब मुझे इंटरेस्ट लेने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? यही वाला पॉइंट आपको मैं शार्क टैंक वाले एग्जाम्पल से बता रहा था। वो बोल रहे थे आपकी इतनी ज्यादा ईबीआईटी है तो आप डेट लेने से डर क्यों रहे हो? बोलने का मतलब यह है कि आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज वेरी गुड, आप डेट ले सकते हो। ये कहीं ना कहीं रिस्क वाली बात ही तो हो गई, हाँ या ना बोलो ना? क्योंकि आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, आपका ईबीआईटी ज्यादा है, तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यू कैन गो फॉर डेट। अगर आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम होता, फॉर एग्जांपल मान के चलो आपका ईबीआईटी होता 15,000 रुपए, अब 10,000 रुपए का इंटरेस्ट चुकाना, 15,000 रुपए का ईबीआईटी है, तो आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना हो रहा है? अरे जागो बेटा, कितना हो रहा है? 1.5 टाइम्स। तो अब बताओ बेटा रिस्क है क्या? हाँ, जोरदार रिस्क है। क्या बात समझ में आ रही है? मत लो भैया, इक्विटी से लो, अपने पैसे से जुगाड़ लगाओ, फालतू कर्जा अर्जा नहीं लेना, मर जाओगे। अरे हाँ ना बोले यार, नहीं आया कि आया? पक्का। और ऐसे ही अगर आप
इंटरेस्ट के अलावा डेट को कितना चुका पा रहे हो उसको बोलते हैं डेट सर्विस कवरेज रेशियो। क्या बोलते हैं? डेट सर्विस कवरेज रेशियो। तो अब मुझे बताओ कितने पॉइंट हो गए फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, कितने पॉइंट्स हो गए? 8। 8 के 8 बोल सकते हो? पहला कैश फ्लो पोजीशन। अब कॉस्ट बोल दो सारी, कौन कौन सी? कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फ्लोटेशन कॉस्ट, टैक्स रेट। कितने पॉइंट हो गए? 5। कितने बचे? 6। 2 पॉइंट रिस्क वाले हैं। रिस्क वाले के लिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेट सर्विस कवरेज रेशियो, दोनों को बता रहे हैं, कहीं ना कहीं रिस्क बता रहे हैं, हाँ या ना बोलो। और 1 पॉइंट कौन सा बच गया आपका? आरओआई कितना है आपका, इनकम कितनी है, ये भी रिस्की वाला बोल सकते हैं। आया कि नहीं आया? ये वाला डायग्राम में हमने क्या सीखा? व्हाट इज चीपर एंड व्हाट इज एक्सपेंसिव। क्या लें, क्यों क्यों डेट लें अगर मेरे को रिस्क नहीं लेना तो? इक्विटी लो, मतलब कॉस्ट, दोनों की कॉस्ट को कंपेयर करोगे ना तो कौन से को सस्ता है और कौन सा महंगा है। डेट की कॉस्ट कैसे पता चलेगी? कॉस्ट ऑफ डेट से। इक्विटी कॉस्ट कैसे पता चलेगी? कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। दोनों में से कौन सा लेना है वो दोनों को कंपेयर करेंगे। कोई नहीं समझ गई? आया समझ में? अरे हाँ ना बोलो बेटा। चलो यहां तक आ गए सारे पॉइंट्स। अब अपन थोड़ा सा करते हैं। 2 प्रकार के रिस्क होते हैं एक बिजनेस में। एक होता है, ये आगे वाले चैप्टर में फिर से थ्योरी में काम आएगा तो अभी बता दे रहा हूं। एक होता है बिजनेस रिस्क और एक होता है फाइनेंशियल रिस्क। ये इस चैप्टर, अच्छा इस चैप्टर का पूरा नाम क्या है? नहीं नहीं, पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ो। यही है? नहीं, चैप्टर का नाम है यही है, कैपिटल स्ट्रक्चर। एक्चुअली अगर आप अपने क्वेश्चन बैंक में देखोगे तो उसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लेवरेज। कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लेवरेज। आखिरी में जो अभी लेवरेज वाले क्वेश्चन आ रहे थे ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, वो गलती से उन्होंने वहां डाल दिए थे, वो क्वेश्चन यहाँ के थे। क्या बात समझ में आ रही है? कैपिटल स्ट्रक्चर में एक चैप्टर पढ़ोगे, आखिरी में एक टॉपिक पढ़ोगे लेवरेज। लेवरेज का मतलब होता है रिस्क। क्या होता है? रिस्क। एक बिजनेस के पास 2 प्रकार के रिस्क होते हैं। कौन कौन से रिस्क? बिजनेस रिस्क और फाइनेंस। आई रिपीट, कौन कौन से रिस्क? क्या फर्क है इन दोनों में, देख के बता सकते हो नाम से कुछ? मतलब देखो, मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूं, बोलो हाँ। अब मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूं और मेरा कोचिंग बिजनेस ही दिक्कत कर जाए, मतलब मेरे पास स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं, मेरी फिक्स कॉस्ट बहुत हाई है, मेरी रेंट बहुत हाई है। क्या बात समझ में आ रही है? या आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो वो बिक नहीं रहा है, उसका मार्केट डाउन हो गया, उसकी फिक्स कॉस्ट ही आप नहीं कवर कर पा रहे हो, आप बिजनेस की कॉस्ट ही कवर नहीं कर पा रहे हो, तो ये कौन सा रिस्क है? अब आपका बिजनेस अगर बिजनेस रिस्क के कारण डूब रहा है तो आपने डेट लिया हो चाहे इक्विटी लिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे आपका धंधे का ही किराया ही नहीं निकाल पा रहे हो दुकान का, तो काय का डेट और काय का इक्विटी। क्या बात समझ में आ रही है? तो आपका बिजनेस आपके बिजनेस के कारण डूब रहा है, ये कौन सा रिस्क है? अरे अरे कौन सा रिस्क है? बिजनेस। फाइनेंशियल रिस्क क्या होगा? अब समझो, मेरे पास इतने बच्चे हैं कि मैं यहाँ का रेंट निकाल ले रहा हूँ, प्रॉफिट कमा लेता हूँ, बोलो हाँ। लेकिन मैंने शोषा करने के लिए क्या कर लिया? मान के चलो एक बस और खरीद ली, एक बड़ी गाड़ी और खरीद ली, और कुछ कुछ कर लिया, पूरा एकदम झाका बाका सब बना दिया, और उसके लिए क्या ले लिया? डेट ले लिया। क्या ले लिया? डेट। उस डेट के बदले मुझे क्या देना पड़ रहा है? इंटरेस्ट। मेरे बिजनेस की फिक्स कॉस्ट तो कवर हो पा रही है, लेकिन मैंने कर्जा इतना ले लिया कि मैं ब्याज नहीं दे पा रहा हूं, बोलो हाँ नहीं, और मेरा बिजनेस डूब गया। अब बताओ मेरा बिजनेस किसके कारण डूबा? मेरे बिजनेस रिस्क के कारण कि फाइनेंशियल रिस्क के कारण? हाँ। तो 2 प्रकार की फिक्स कॉस्ट होती है, एक होती है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, एक होती है, और दूसरी होती है फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। एक होती है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, एक होती है फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट क्या होगी बताओ? बिजनेस की ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की एग्जांपल दो। मैंने अभी दिया आपको, जैसे क्या बिजनेस चलाने के लिए जो फिक्स कॉस्ट लग रही है क्या हो जाएगा? रेंट, सैलरी, ये बिजली का बिल, ये सब क्या है? ये सब क्या है बेटा? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। बोलो हाँ नहीं। फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट क्या होगी? जो इंटरेस्ट चुकाना है। जो क्या चुकाना है? इंटरेस्ट चुकाना है। तो अगर आप ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट को नहीं कवर कर पा रहे हो तो वो कौन सा रिस्क है? बिजनेस रिस्क। आप इंटरेस्ट की कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रहे हो, कौन सा रिस्क है? फाइनेंशियल रिस्क। ये आपकी बुक में दिए हुए हैं। 2 प्रकार के रिस्क होते हैं, ठीक है। रिस्क कंसिडरेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिस्क इन द बिजनेस। एक होता है ऑपरेशन रिस्क और एक होता है, अच्छा ये 9वां पॉइंट था इसका, और एक होता है फाइनेंशियल रिस्क। एक होता है ऑपरेशन रिस्क, एक होता है फाइनेंशियल रिस्क। आप फाइनेंशियल रिस्क कितना ले सकते हो इस बेसिस में डिसाइड होगा कि आपको डेट लेनी है या इक्विटी। नहीं आया कि आया? अरे हाँ ना बोलो बे। चलो
ठीक है। अब फ्लेक्सिबिलिटी, कंट्रोल, रेगुलेटरी, स्टॉक मार्केट कंडीशन, कैपिटल स्ट्रक्चर, अदर कंपनीज, बेसिक बातें ये देख लेना आप लोग एक बार, ठीक है क्या? एकदम बेसिक बेसिक से पॉइंट्स हैं, इसमें कोई ऐसा बहुत लफड़े वाली बात नहीं है। बाकी थ्योरी अपनी हो गई, कुछ खास है नहीं, एक बार मैं बता दूंगा बाद में अगर कुछ देखना होगा तो। सीधे मेन चैप्टर में आते हैं जहां से आप फंसोगे, वो है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। हेडिंग डाल लो अपनी नोटबुक में, कहीं पे भी जहां भी बनाते हो नोट्स वहां पे हेडिंग डाल लो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। चलिए बात करें, आओ बेटा। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज का क्या सीन है? कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज का ये सीन है, कभी भी जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास पैसा रखा है एक्स्ट्रा, बोलो हाँ, अब तुम सोच रहे हो उसको कहाँ लगा दें, तो अलग अलग लोगों से पूछोगे तो अलग अलग चाचा लोग आके अलग अलग अपना अपना ज्ञान देंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बहुत बुजुर्ग दादा से पूछोगे कि यार मेरे पास 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगे हैं, कहाँ लगा दूं, मार्केट में इन्वेस्ट कर दूं कि गोल्ड खरीद लूं, क्या करूं, या पोस्ट ऑफिस में लगा दूं, वो क्या बोलेंगे? कहाँ बोलेंगे? पोस्ट ऑफिस में। क्यों बोलेंगे पोस्ट ऑफिस में? अरे यार थोड़ा बताओ तो क्यों बोलेंगे पोस्ट ऑफिस में? उसमें रिटर्न लेकिन मेन तो रिस्क नहीं है। तुम हो सकता है कि अपने पापा से पूछो तो वो क्या बोलेंगे? हमको दे दो, हम बिजनेस में लगा लेंगे, ठीक है ना। जितने बिजनेसमैन होते बोलते हैं कि हाँ, मैं पैसा क्यों लगाना, मैं बिजनेस में लगा दो, ठीक है क्या। हो सकता है दादा लोग बोले बेटा गोल्ड में लगा दो। हो सकता है कि तुम अपने भाई से पूछो तो वो क्या बोलेंगे, म्यूचुअल फंड में लगा दो, ठीक है। बताओ राइट आंसर क्या है? कोई राइट आंसर नहीं है ना, सबकी अपनी अपनी थ्योरीज है, और तीनों बातें एक दूसरे से मैच कर रही हैं कि ऑपोजिट है। वैसे ही एक बिजनेस को डेट लेना चाहिए कि इक्विटी, एक बिजनेस को डेट लेना चाहिए कि इक्विटी, ये फैसला अगर करना है तो अलग अलग अंकल लोगों ने अलग अलग अप्रोच बता के गए। क्या ये अप्रोच आपस में मैच करेंगे कि टकराएंगे? ऑब्वियसली बात है टकराएंगे, ठीक है क्या। तो इसको ध्यान से समझना, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। एक अप्रोच कौन सी है? एनआई अप्रोच बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? एनआई अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम, अच्छा सारी अप्रोचेस के कुछ कुछ क्या है, अजम्पशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमको बोल रहा हूं म्यूचुअल फंड में लगा दो, तो म्यूचुअल फंड में लगाने के लिए क्या सोच के बोल रहा हूँ कि यार कम से कम ये मेरा अजम्पशन है मेरे दिमाग में कि 3-4 साल तुमको पैसे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 3-4 साल के पहले आपको रिटर्न उतना अच्छा दिखता नहीं है, हाँ या ना बोलो। पर अगर मैं तुमको बोल दूं गोल्ड में लगा दो, ऐसे बोलते ना, अगर तुम्हारे घर में बिटिया है तो गोल्ड में लगा दो, क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि आगे चल के बिटिया की शादी करनी पड़ेगी, गोल्ड तो आपको लगेगा ही। आपने ये बहुत लोगों को, लड़कियों ने ज्यादा सुना होगा, ये बोलते हुए सुना ही होगा, हाँ ना बोलो। ये उनके दिमाग में अजम्पशन है कि आप बिटिया की शादी करोगे, वहां पे दहेज दोगे, ये करोगे, जो भी करोगे, मतलब गोल्ड यूज होगा, हाँ या ना बोलो। तो हर थ्योरी के पहले क्या होता है, पीछे कुछ ना कुछ क्या होते हैं, अजम्पशंस होते हैं। वैसे यहां पे भी क्या है बेटा, एनआई अप्रोच के पहले कुछ कुछ अजम्पशंस है। सुन रहे हो, हाँ ना बोलो, नहीं कि हाँ। इसमें एक बात कुछ बताई गई है, मुझे बताओ कौन सस्ता होता है, डेट या इक्विटी? कौन सस्ता होता है और कौन महंगा होता है? इक्विटी। पहला असम्पशन का ये है, के डी इज लेस देन के। पहला असम्पशन क्या है? कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, बोलो, नहीं कि हाँ। अच्छा, दूसरा असम्पशन है, बोथ के डी एंड के रिमेन कांस्टेंट। क्या बोला इनने? डेट और इक्विटी क्या रहते हैं बेटा? कांस्टेंट रहते हैं ना। डेट, कॉस्ट ऑफ डेट चेंज होता है ना कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज होता है। अब 2 मिनट छोड़ो किताबें, अब यहां देखो मेन थ्योरी में आपको बता रहा हूं। ये है के डी, ये क्या है, और ये क्या है, के। एक बार देखना, नीचे क्या है, के डी, ऊपर क्या है, के डी। नीचे क्यों है? क्योंकि डेट क्या है, सस्ता, और इक्विटी क्या है, महंगा, हाँ या ना बोलो। डेट क्या है, सस्ता, और इक्विटी क्या है, महंगा। और आपको दोनों कांस्टेंट है, इसलिए मैंने दोनों स्ट्रेट लाइन बना दी, हाँ ना बोलो। उनने बोला है एज अ फर्म, ध्यान से सुनना, एज अ फर्म मूव टुवर्ड्स चीपर डेट, एज अ फर्म मूव टुवर्ड्स चीपर डेट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉल्स, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉल्स। केओ क्या होगा, फॉल होगा। डब्ल्यूएसीसी क्या होगा, फॉल होगा। ये बात कितनों को समझ में आई, हाथ उठाओ। क्या बोला आपने? डब्ल्यूएसीसी कैसे निकालते हो ये बताओ।
अबे डेड बॉडी टाइप नहीं बैठेंगे, WACC कैसे निकालते हो? वेट ऑफ डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट, फिर से कैसे निकालते हो? प्लस वेट ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर आप सस्ते डेट की तरफ मूव करोगे, ज्यादा डेट लोगे और कम इक्विटी लोगे, और डेट क्योंकि सस्ता है, डेट क्योंकि सस्ता है, तो आप ज्यादा डेट ले रहे हो, बोलो हाँ। अरे हाँ, वेट ऑफ डेट क्या हो जाएगा? राइस। वेट ऑफ डेट क्या हो जाएगा? राइस। तो आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा? फॉल। आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा? फॉल। आप आलू टमाटर दोनों खरीदने गए हो, अब आलू टमाटर दोनों खरीदने गए हो, आलू सस्ते हैं, अगर ज्यादा आलू खरीदोगे, कम टमाटर खरीदोगे, तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट क्या होगी? बढ़ेगी कि घटेगी? बेटा आप आलू खरीदने गए और टमाटर खरीदने गए, ठीक है, आपने ज्यादा आलू खरीदे और कम टमाटर खरीदे, सस्ता वाला आइटम ज्यादा खरीदोगे और महंगा वाला आइटम कम खरीदोगे, तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी बेटा? ओवरऑल कॉस्ट क्या होगी? बढ़ेगी कि घटेगी? हाँ, क्यों कम होगी? हाँ, इसमें इतना क्यों हैरान परेशान दिख रहे हो तुम लोग मेरे को, है ना? क्योंकि उसमें बेटा सस्ता वाला आपने ज्यादा खरीदा और महंगा वाला कम खरीदा, तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट क्या हो गई? कम हो गई। आप 20 वाला आइटम भी खरीदने गए, 10 वाला आइटम भी खरीदे, आप पूरा ही 10 वाला आइटम खरीद के आ जाओ, तो पैसे ज्यादा खर्च होंगे कि कम खर्च होंगे? हाँ बेटा, हाँ। तो अब मैं फिर से बोलता हूं, क्या सस्ता है, क्या सस्ता है, क्या महंगा है? बेटा क्या महंगा है? इक्विटी। क्या सस्ता है? अगर सस्ता आइटम ज्यादा लोगे तो आपकी कॉस्ट क्या होगी? बढ़ेगी कि घटेगी? हाँ, एज वी मूव टुवर्ड्स चीपर डेट, अब उसको इंग्लिश में बोल रहा हूं बेटा, एज वी मूव टुवर्ड्स चीपर डेट, एज वी मूव टुवर्ड्स चीपर डेट, द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉल्स। नहीं आया समझ में? आगे अच्छा था बेटा। क्या? कहां पे? ये अजम्पशन है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में बिटिया है तो आप बेटा गोल्ड ज्यादा खरीद लो, यहां पे अजम्पशन है। क्या अजम्पशन है? कि अब आगे चल के शादी करोगे बेटा, आजकल हो सकता है लड़कियां शादी नहीं कर रही है, मतलब लड़के भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में तो अजम्पशन है कि आप बेटी बड़ी होगी, आप शादी होगी तो आप उसको गोल्ड दोगे। ये अजम्पशन है, ये प्रूफ थोड़ी होता है। अजम्पशन तो अजम्पशन होता है। ये इस थ्योरी का अपने आप में आप ड्रॉबैक पढ़ोगे कि उनने अज्यूम कर लिया। क्या अज्यूम कर लिया? कि केडी और केई क्या है? कांस्टेंट। क्या बस जो अजम्पशंस होते हैं वही क्या होते हैं? अच्छा पॉइंट, अच्छा क्वेश्चन था। जो अजम्पशन होते हैं वही क्या होते हैं बेटा? ड्रॉबैक्स। अरे हाँ ना बोलना यार, क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि केडी और केई क्या है? कांस्टेंट। अरे हाँ ना बोलना यार। अरे हाँ, हाँ बेटा आओ। बोथ केडी एंड केई रिमेन कांस्टेंट एंड देर आर नो टैक्सेस। तीन अजम्पशन है। अब ये भी प्रूव नहीं हुआ देर आर नो टैक्सेस, यही तो उनके अजम्पशन के ड्रॉबैक्स है कि तीन अजम्पशन है। बताओ पहला क्या? केडी इज लेस देन केई, केडी इज लेस देन केई। दूसरा, केडी एंड केई आर कांस्टेंट, एंड तीसरा, there are no taxes. Under this approach, the cost of debt and the cost of equity remains unchanged. When the DS, the degree of leverage varies, here S stands for the capital structure. मतलब अगर डेट बढ़ाओगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। देखो ये उन्होंने डायग्राम बनाया है, आपका केडी कम है, केई ज्यादा है। एज वी मूव टुवर्ड्स चीपर डेट, एज वी मूव टुवर्ड्स चीपर डेट, द केओ फॉल्स, द केओ फॉल्स, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉल्स। मतलब कुल मिला के जो मैं पहले बात बोल रहा था थ्योरी में, वही तो इस थ्योरी ने बोली। अगर आप सस्ता चाहते हो, अगर आप क्या चाहते हो, आवाज नहीं आ रही, अगर आप क्या चाहते हो तो आपको क्या लेना चाहिए? डेट लेना चाहिए। ये इतनी सी बात पहले वालों ने बोली। तो एज पर एनआई अप्रोच, एज पर, एक चाचा है जो एनआई अप्रोच को वो करते हैं, तो वो चाचा के हिसाब से एक फर्म को क्या लेना चाहिए? डेट लेना चाहिए कि इक्विटी लेना चाहिए? एक फर्म को क्या लेना चाहिए? डेट लेना चाहिए। वो चाचा आए ज्ञान दे रहे हैं, बेटा कम खर्चा करना चाहिए, डेट लो, सस्ता पड़ता है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। हाँ, लेकिन इसमें तीन बातें हमारी अजम्पशन है। तीन अजम्पशन क्या है बोलो? कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। दूसरा, बोथ आर कांस्टेंट। तीसरा, देयर आर नो टैक्सेस। अरे हाँ बोलो ना यार। नहीं आया? नहीं आया? This happens because the degree of leverage KD, which is lower than KE, receives higher weight in the calculation of KO. This can be also listed by the graph. एक काम करेंगे, यहां से लेके यहां तक का
पढ़ेंगे, जितना समझ में आया, नहीं अब अच्छी बात है, नहीं आया लिख लेंगे, पूछेंगे नहीं अभी मुझसे, बस लिख लेंगे। जब मैं आगे कंक्लूड करूंगा तो खुद ही समझ में आ जाएगा। जल्दी रीड करो।
बेटा लिख लिया आप लोग ने? अरे हाँ ना बोलो, आओ आगे बात करें अब आपसे थोड़ी सी। क्या नहीं, फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ नहीं लिखना है तुमको। आओ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से लेंगे तो अच्छे से क्लैरिटी आएगी, जो बुक में ही दिया हुआ है, यहां से अपन रीड करते हैं। लेट अस टेक अ कंपनी दैट हैज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 लाख। एक कंपनी है, उसकी कैपिटल कितनी लगी हुई है? 2 लाख। और 2 लाख में उनकी ऑपरेटिंग इनकम 50,000 है, यानी 50,000 उनकी क्या है बेटा? ईबीआईटी। 50,000 उनका क्या है? ईबीआईटी। एक कंपनी की कैपिटल कितनी है? 2 लाख, और उनका ईबीआईटी कितना है? 50,000। इट इज कंसिडरिंग टू सिनेरियोस। एक सिनेरियो क्या है कि नो डेट। पहला सिनेरियो क्या है कि वो कर्जा ले ही नहीं, और पूरा का पूरा 2 लाख कहां से लगा दे बेटा? इक्विटी से। पूरा का पूरा 2 लाख कहां से लगा दे? इक्विटी से। और दूसरा ऑप्शन क्या है उनके पास कि 1 लाख डेट ले लें और 1 लाख इक्विटी ले लें। आप यहां देख सकते हो सिनेरियो ए और सिनेरियो बी। सिनेरियो ए में उन्होंने क्या किया है? 2 लाख का इक्विटी लिया है और डेट 0 लिया है। सिनेरियो बी में उन्होंने क्या किया है? 1 लाख का इक्विटी और 1 लाख का डेट लिया है। कितनों को यह बात समझ में आई? हाथ उठाओ। अच्छा, दूसरा इनने फिर हमको क्या दे दिया? केडी दे दिया। क्या दे दिया? केडी और केई दोनों में सेम है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12, कॉस्ट ऑफ डेट 8। हमारा दूसरा असम्पशन पूरा हो गया, केडी इज लेस देन केई हो गया। हाँ ना बोलो? एंड बोथ आर कांस्टेंट। आपने कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज किया तब भी डेट और इक्विटी चेंज नहीं हुआ, तो दो असम्पशन हमारे पूरे हो गए। पहला असम्पशन क्या था? केडी इज लेस देन केई। दूसरा असम्पशन क्या है? बोथ आर कांस्टेंट। ये हमने असम्पशन ले लिया। अच्छा, ईबीआईटी हमको बताई हुई है, कितनी बताई है ईबीआईटी? 50,000। आओ एक बार मैं सॉल्व भी करके दिखा देता हूं तो थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। केस ए में ईबीआईटी ईबीआईटी कितना है अपना बताओ? केस ए में 50,000। हाँ या नहीं? केस ए में हमने डेट लिया है क्या बेटा? हाँ ना बोलो? नहीं। तो इंटरेस्ट कितना लगेगा? कुछ भी नहीं। तो ईबीटी कितना हो जाएगा? 50,000। टैक्स हमारा कुछ है क्या? नहीं। तो हमारा पैट भी कितना हो जाएगा? 50,000, क्योंकि हमारा तीसरा assumption था देयर आर नो टैक्सेस। हाँ या ना बोलो? हमारा पैट कितना हो गया? 2 मिनट रुक जाना। पैट कितना हो गया? 50,000। 2 मिनट रुक जाना बाहर। पैट कितना हो गया? 50,000। और यहां क्या ले लेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स। क्या ले लेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स। बताओ कितना डेट था इनके पास और इक्विटी कितनी थी? तो नंबर ऑफ शेयर्स में ले लूं एक, अगर 10 ईच का मानूं मैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे इनके बताओ बेटा? 20,000। हाँ या ना बोलो? क्या मुझे आप ईपीएस बता के दे सकते हो कितना हो जाएगा? 50,000 डिवाइडेड बाय 20,000 कितना? 2.5। अच्छा, इनने अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी भी कितना किया है यहाँ पे? 50,000 ही किया है। बोलो हाँ या नहीं? अच्छा, वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगी? के ही हमको पता है क्या? क्या ईपीएस की हमको जरूरत नहीं थी, अभी यहाँ पे हटा देता हूं मैं। के ही हमको पता है क्या? के ही कितना है? के ही क्वेश्चन में देखो, बताओ कितना है? 12%। 12% हमारा क्या है? के ही। मुझे बताओ शेयर होल्डर्स ने कमाया कितना इस वाले केस में? पैट क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बेटा पैट का मतलब क्या होता है? अब कुछ प्रेफरेंस डिविडेंड तो है ही नहीं। यही पैसा किसको मिल जाएगा? इक्विटी शेयर्स को। बोलो हाँ। तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना होगा? हाँ हाँ बेटा सही बोल रहे हो, थोड़ा जम के बोलो ना। इतना क्या? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी कितना होगा? 50,000। नहीं आ रही बात समझ में? के ही कितना है? यानी अगर ये शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर के लिए कमाया कितना? 50,000। बोलो हाँ। और इसकी एक्सपेक्टेशन, इसकी कॉस्ट कितनी थी? 12%। बोलो हाँ या नहीं? क्या मैं बोल सकता हूं मुझे इनको 12% देना था इक्विटी को? बोलो हाँ। और मैंने कितना दिया? 50,000। बोलो हाँ। तो ये बोल सकता हूं 50,000 किसके बराबर है? 12% के। अरे नहीं, अगर 100% निकाल लूं तो उसकी वैल्यू आ जाएगी इक्विटी की। बोलो हाँ। तो कितनी आएगी वैल्यू बताओ? 50,000 डिवाइडेड बाय 12%। 4,16,667। कितनों को ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? 4,16,067 कैसे आया कि भैया? और ये डिवाइडेड बाय के ही क्यों किया? ये समझ में आया कि नहीं आया? 50,000 डिवाइडेड बाय 12% क्यों किया? ये समझ आया कि नहीं आया? आप मुझे बताएंगे बेटा? हाँ ना बोलने के लिए बोल रहा हूं। आया है कि नहीं आया है? कितनों को आया है? किसको नहीं आया है?
कोई बात नहीं। देखो अगर मान के चलो 100 रुपए आपने लगाए होते, बोलो हाँ, तो मुझे आपको कितने परसेंट देना पड़ता? 12%। तो मैं आपको कितना देता? 12 रुपए। हाँ या ना बोलो। अगर आपने 100 रुपए लगाए होते तो मैं आपको 12% के लिए कितने देता? 12 रुपए। हाँ या ना बोलो। मैंने आपको दिए कितने हैं? 50,000 रुपए। हाँ, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? मतलब आपने कितने लगाए हैं, जो लगाए हैं उसकी वैल्यू क्या है, कैसे निकलेगी कि 100 रुपए के बराबर कितना? 100 रुपए लगे तो कितना मिलता? 12। 50,000 मिला है तो हमारे कितने लगे हुए हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा? 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12। नहीं किया आया तो वही आपने किया, 50,000 डिवाइडेड बाय 12%। क्या आ गई आपकी वैल्यू? कितनी आ गई बोलो? आवाज नहीं आ रही, कितनी आ गई? 4,16,667। क्या फर्म के पास कोई डेट है? नहीं। तो यही हो जाएगी वैल्यू ऑफ फर्म। यही क्या हो जाएगी? वैल्यू ऑफ फर्म। 4,16,667। नहीं आया कि आया? अरे बोलो। सेकंड सिनेरियो देखो। सेकंड सिनेरियो में क्या था? हमारा ईबीआईटी कितना था? 50,000 रुपए। हाँ या ना बोलो। हमारे पास क्या था? 1 लाख का डेट और 1 लाख की इक्विटी। क्या हमारे पास कोई डेट है? कितना डेट है? कितना इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा उसमें? तो कितना हो जाएगा इंटरेस्ट बताओ? 1 लाख का 8% कितना हो जाएगा? 8,000। कितना बचेगा? 42,000। हाँ या ना बोलो। ये क्या आ गया? ईबीटी। टैक्स तो है ही नहीं, तो कितना हो जाएगा? 42,000। कितनों को बात समझ में आई? केई कैसे निकलेगा अब आप बताओ? 42,000 डिवाइडेड बाय केई। केई कितना है? सेम 12 करो, 42 डिवाइड बाय 12%। ये क्या आई? वैल्यू ऑफ इक्विटी। ये क्या आई? वैल्यू ऑफ इक्विटी। कितना बता रहे हो? 3,50,000। क्या फर्म के पास कोई डेट है? हाँ। कितना डेट है? 1 लाख। बताओ फर्म की वैल्यू कितनी आ गई? टोटल कैपिटल कितनी आ गई? 4.5 लाख। हाँ या ना बोलो। यहां इनने क्या प्रूव किया देखो? जब सिर्फ इक्विटी था तो फर्म की वैल्यू कितनी थी? जब सिर्फ इक्विटी था तो फर्म की वैल्यू कितनी थी बेटा? 4,16,000। कितनी थी? कितनी थी? कितनी थी? 4,16,000। जब डेट ले लिया तो फर्म की वैल्यू कितनी हो गई? क्या समझ में आया इससे? अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक ही कंपनी, सेम प्रॉफिट, सेम ईबीआईटी, बिजनेस सबका सेम है, दोनों 50,000 कमा रहे, बोलो हाँ। पर एक ने बिना डेट के, एक ने बिना डेट लिए अपनी फर्म की वैल्यू कितनी करी? 4,16,000। और दूसरे ने डेट लेके अपनी फर्म की वैल्यू कितनी कर दी? 4,50,000। किसकी वैल्यू ज्यादा आई? क्यों डेट की वैल्यू ज्यादा आई? क्योंकि डेट इज चीपर। क्योंकि डेट इज चीपर। वहां पूरे 2 लाख पे, वहां आपको लॉजिक सुनना मेरी बात को, अगर आप सुन रहे हो तो, वहां पूरे 2 लाख पे कितना परसेंट कॉस्ट लगी है? 12%। और यहां पे क्या लगा है? 1 लाख पे 12 और 1 लाख पे 8। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो गई है आपकी? कम। तो वैल्यू क्या हो गई है? ज्यादा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना बोलो। तो पहली थ्योरी एनआई अप्रोच ने क्या बोला? बताओ क्या बोला? डेट इज चीपर, इक्विटी इज एक्सपेंसिव। ये तो फैक्ट है, बोलो हाँ या नहीं? बोथ आर कांस्टेंट, बोथ आर कांस्टेंट। एज वी मूव टुवर्ड्स चीपर डेट, एज वी मूव टुवर्ड्स, आवाज नहीं आ रही, एज वी मूव टुवर्ड्स, overall cost of capital falls, overall cost of capital falls, and value of the firm rises, and value of the firm rises. तो as per NI approach, as per NI approach हमको क्या लेना चाहिए? डेट या इक्विटी? हमें हमेशा आंख बंद करके किसकी तरफ मूव करना चाहिए? डेट की तरफ मूव करना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है? एनआई अप्रोच। नहीं आई क्या? आई बात समझ में? क्या पूरी सर्कल कंप्लीट हुआ जो समझा रहा था? हाँ या ना बोलो। तो क्या ये सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? सही है। हमको कहां मूव लेना, क्या लेना चाहिए? डेट। सरासर गलत है प्रैक्टिकल वर्ल्ड के हिसाब से। तो सबसे पहला असम्पशन ने क्या लिया है? देयर आर नो, अरे डराओ नहीं यार, समझा रहा हूं बेटा। यार उसको लगा कि मैं ऐसा कैसे बुक को गलत बोल दिया आपने, ठीक है क्या? है ना? इनने पहला असम्पशन क्या लिया? देयर आर नो टैक्सेस। अरे देयर आर नो टैक्सेस, क्या ऐसा हो सकता है? देयर आर नो टैक्सेस, है ना? अभी अगला अप्रोच पढ़ोगे, देखना खास बात इस चैप्टर की है। अभी ये वाली अप्रोच पूरी सही लग रही होगी। अब जैसे ही अगली अप्रोच पढ़ाऊंगा बोलूंगा हाँ ये भी तो सही है, पुरानी अप्रोच गलत थी, क्या बात समझ रही? फिर तीसरी पढ़ाऊंगा हाँ ये भी तो सही है। सबसे सही तो भैया जो आप पढ़ाते जा रहे हो वही सही लगता जा रहा है, क्या बात समझ में आ रही है? अभी तो चलो जितने दुनिया देखी उतना ही सच मान के चलो। पहली अप्रोच क्या बोलती है? क्या बोलती है? एनआई अप्रोच। असम्पशन बोलो 3, कौन कौन से? डेट इज चीपर देन इक्विटी,
डेट इज चीपर देन इक्विटी, बोथ आर कांस्टेंट, देयर आर नो टैक्सेस। फिर आप वो कंक्लूजन लिखना, एज वी मूव टुवर्ड्स चीपर डेट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉल्स एंड वैल्यू ऑफ द फर्म राइजेस। क्या बात समझ में आ रही है? हेंस द फर्म शुड मूव टुवर्ड्स चीपर डेट, द फर्म शुड मूव टुवर्ड्स चीपर डेट। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये आपका क्या हो गया? एनआई अप्रोच। क्या हो गया? एनआई अप्रोच। और मैं बोलूंगा, हाँ लिखवा दूं, लिखो। एज वी मूव टुवर्ड्स चीपर डेट, हाँ पल्लू आ जाओ। एज वी मूव टुवर्ड्स, हाँ आ जाओ आ जाओ। एज वी मूव टुवर्ड्स चीपर डेट, नहीं भूला नहीं था, क्वेश्चन के बीच में था ना भाई, फ्लो टूट जाता। एज वी मूव टुवर्ड्स चीपर डेट, एज वी मूव टुवर्ड्स चीपर डेट द overall cost of capital falls, the overall cost of capital falls and value of the firm, and value of the firm rises, and value of the firm rises। नहीं आया कि आया समझ में? एक काम करोगे, सेम एग्जांपल जो मैंने सॉल्व किया ना वो पूरा सॉल्व कर लो। सिनेरियो बुक में दिया हुआ है आपके मॉड्यूल में, पर एक बार खुद से लिख के सॉल्व करोगे तो आत्मा को अच्छा लगता है। क्या बात समझ में आ रही है? सिनेरियो 1 सिनेरियो 2 बनाओ, ईबीआईटी लिखो, पूरा सॉल्व करो, क्या सीन है कैसा है, जल्दी करो। भाई पल्लू तू बर्थडे के दिन फटे पुराने कपड़े पहन के आया कर, इन लोग छोड़ते नहीं है तेरे को। तो ऐसे कितने भी कपड़े लेके आता साले, वो ऐसा भिगाए दो तुम लोग ने उसको। देखो इतना मैंने लिख दिया तुमको, उसके आगे का तुम लिख लेना। अरे इनने तो पूरा पहले घर, अरे वैसे ऐसे करके करो अमाउंट के साथ साथ, जल्दी करो जल्दी करो। नहीं प्रेजेंटेशन अच्छी करो, ठीक है, आई एम सॉरी, करो करो।
बैठो बैठो। चलो, तो एक आध क्वेश्चन करेंगे अब एनआई अप्रोच का, ये दिया हुआ है। चलो यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो। सुपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक्सपेक्ट्स टू अर्न नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ 1.5 लाख। क्या दिया है 1.5 लाख? पढ़ के बताओ क्या दिया हुआ है। ईबी आईटी है ना, नेट ऑपरेटिंग इनकम मत बोलना, वो मुझे ही पता है कि नेट ऑपरेटिंग इनकम लिखा है। ठीक है, बोले नेट ऑपरेटिंग इनकम दिया है भैया। ठीक है, द कंपनी है 6 लाख 8% डिवेंचर्स, यानी ये क्या है, डेट। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ द कंपनी इज 10%। वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ द कंपनी, ऑल्सो कैलकुलेट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमको वैल्यू ऑफ द कंपनी या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। कुछ नहीं करोगे, क्या करोगे, ईबीआईटी दिया है, बोलो हाँ, क्या माइनस करोगे, इंटरेस्ट, क्या आ जाएगा ईबीटी, टैक्स में जान मुश्किल डैश लिखना, क्या आ जाएगा पैट, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, डिवाइडेड बाय के ही कर दोगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू ऑफ इक्विटी, उसमें क्या जोड़ दोगे वैल्यू ऑफ डेट, तो क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म। ये कर लोगे, बोलो हाँ। एक चीज और उन्होंने निकालने बोली है, ऑल्सो कैलकुलेट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये खुद का दिमाग लगा के कर, पहले तो वैल्यू ऑफ द फर्म निकालो, फिर खुद का दिमाग निकाल के कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो, नहीं तो मैं बताऊंगा, फिर तुम बोलोगे अरे यार हम तो कर ही लेते खुद से। अरे अनुकृति में तो मलिक सर से मिली हो कि नहीं मिली हो? हाँ, कौन मलिक? मलिक सर में जहाँ अकाउंट्स पढ़ती थी तू, 12th क्लास में? अरे बाप रे। अच्छा, अंजुम सर से पढ़ी हो तुम? अच्छा, मेरे को लगा मलिक सर से पढ़ी हो। अंजुम सर अलग है, अंजुमन मलिक भी, वो भी अंजुमन मलिक ही लिखते हैं ना शायद से। पता नहीं, अंजुम सर अलग है, मलिक सर है, मुझे लगा तो मलिक सर से पढ़ी हो। अबे जल्दी करो, करना भाई अंकुर। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई। सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ भाई, हो गया। वैल्यू कितनी आई भाई, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं, आ गई। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल? डब्ल्यू डी के डी, डब्ल्यू ई के ई, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वही तो बोला मैंने। मुझे बताओ, डेट कितना है, डेट कितना है क्वेश्चन में दिया है क्या आपको? इक्विटी कितनी है अभी तो तुमने निकाली? 16 लाख, सॉरी 10 लाख 20 हजार, 16 लाख 20 हजार टोटल कैपिटल आई ना। 10 लाख 20 हजार की क्या आई, इक्विटी। टोटल कितना हो गया? 16 लाख 20 हजार। कॉस्ट तुमको पता है क्या, कितनी कितनी कॉस्ट है? इक्विटी कितना है, 10। और डेट की नहीं पता है, 8%। टैक्स नहीं है अगर, क्या रे तुम लोग, जितना दिया रहेगा उतना ही करते हो क्या? नहीं आया ये? अरे यार, वेट निकालो चलो। अब पूरे जीरो लगाते हो, 6 डिवाइडेड बाय 16 20 भी तो कर सकते हो। 37.03%। बाकी कितना होगा? 12.97। अबे वेट, 10 20 डिवाइडेड बाय 16 20। अच्छा सॉरी, सिक्स, सॉरी यार, क्या कर रहा हूँ मैं अभी, 60 तुम्हारे साथ रह रह के 62.97। चलेगा क्या? किसी भी एक चीज को परसेंट में ले लो, सॉल्व करो, निकालो। इतना लंबा क्या है भाई ये? अभी कैपिटल बजटिंग कराऊंगा तो पता चलेगा लंबा क्या होता है। सबसे छोटा चैप्टर है। देखो, या तो पास हो जाओ या तो रो लो, एक ही तरीका, दो में एक ही तरीका है। बेटा नहीं कर पा रहे? कितना आ रहा है, 9.25 या 9.3%? चलेगा क्या? हाँ या ना बोलो। कितना आया, 9.2। तो अपन उसको 9.3 कर दिया, चलेगा क्या? हाँ या ना बोलो। अच्छा, उसका एक शॉर्टकट भी था, मैंने बताया नहीं तुमको जान मुश्किल। ईबीआईटी कितना था आपका, बताओ? 1.5 लाख। अरे यार, ईबीआईटी कितना था? 1.5 लाख। और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी, ओवरऑल कैपिटल कितनी थी? 16 लाख 20 हजार। हाँ ना बोलो। 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 16 20 × 100, वो भी सेम आएगा। कितना लगाया, कितना कमाया? वो बेटा, नहीं आया कि आया? वो भी तो 9.259 ही आ रहा है। अरे हाँ ना बोले यार। फॉर्म, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने WACC वाला फॉर्मूला कराया। कितने फॉर्मूला याद रखोगे, क्या बात समझ में आ रही है? और लॉजिक ये है कि कितना लगाया और कितना कमाया। 16 लाख में कितना कमाया, 1.5 लाख रुपए डिवाइड बाय 16 20। इस फॉर्मूले को स्टिक करने की जरूरत नहीं है इस फॉर्मूले पे, नहीं तो क्या है, 25 चीजों के 25 तरीके हो सकते हैं। सब तरीके सीखने जरूरी थोड़ी है, आप एक पे स्टिक करो। WACC जैसे आप निकालते आए थे वैसे ही निकालो। चलेगा क्या बच्चों? चलो, इलस्ट्रेशन 2 आपका होमवर्क है।
शायद बने, तुमसे नहीं बनेगा तो मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाकी आपको एनओआई अप्रोच में कल कराऊंगा। आज मैंने आपको एनआई अप्रोच कराई, एनआई अप्रोच कल रिवाइज करेंगे, फिर एनओआई अप्रोच भी करेंगे। बस इतना करना, साथ साथ में पढ़ते जाना बेटा। एफएम आखिरी में इतना दर्द देगा ना, नहीं तो अगर अभी साथ साथ में कवर नहीं किया तो बेटा रोने आएंगे, सही बता रहा हूं। तो छोड़ना मत, साथ साथ में करते जाना, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए आज की सभा समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।